दुनिया की सांसें थमी हुई है और खाड़ी का नीला पानी बारूद की गंध से भर गया, क्योंकि विनाशकारी महायुद्ध की आहट अब एक खौफनाक हकीकत में बदलती नजर आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने पश्चिमी साम्राज्यवाद की आंखों में आंखें डालकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो झुकने वालों में से कतई नहीं है और उनका अटूट साहस ही है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को बेचैन कर दिया। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की अस्मिता को मिटाने की साजिश रच रहे हैं, वहीं खामनेई के फौलादी नेतृत्व में ईरान ने रूस और चीन जैसी वैश्विक महाशक्तियों के साथ मिलकर अपनी ऐसी अभेद्य सैन्य घेराबंदी कर ली जिसे भी पाना वॉशिंगटन, ट्रंप, अमेरिका किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के नाम पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रशिया, चाइना और ईरान के युद्धपोत जिस तरह से गरज रही हैं, वो सीधे तौर पर अमेरिकी दादागिरी के अंत का एक खौफनाक ऐलान है। रूसी आधुनिक युद्धपोत स्टोइकी का ईरान के रणनीतिक बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे पर पहुंचना केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि ये दुनिया को संदेश है कि खामनेई के साथ अब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार और युद्ध के जुनून में अंधे हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के गलियारों से आ रही खबरें रूह कपाने वाली है, जहां ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने दावा कर दिया कि अगले कुछ हफ्तों में ईरान पर विनाशकारी हमले की 90% आशंका है। ट्रंप के आदेश पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का जमावड़ा किसी प्रलय के दृश्य जैसा नजर आता है। वर्तमान में 2 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 घातक विध्वंसक जहाज और सैकड़ों की संख्या में F-35, F-22 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों ने खाड़ी के आसमान को ढक लिया है। अमेरिकी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि ट्रंप इस बार किसी छोटी कार्रवाई के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे हफ्तों तक चलने वाला एक ऐसा पूर्ण पैमाने का युद्ध चाहते हैं जो कि पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल देगा। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि उनका सामना किसी साधारण देश से नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक से है जिसकी एक पुकार पर लाखों जाबाज अपनी जान कुर्बान करते हैं। खामनेई ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए न केवल रशिया और चाइना को अपने पाले में खड़ा किया है, बल्कि ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि पेंटागन के अधिकारी भी अब सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, सलाह मान रहे हैं। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र में NOTAM जारी कर स्पष्ट भी कर दिया, नोटम जारी कर स्पष्ट किया कि उसकी सीमाओं में घुसने वाला कोई भी परिंदा जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तेहरान के पास परिंद में हुए रहस्यमय धमाके और आसमान में उठते काले धुएं ने भले ही तनाव बढ़ा दिया हो, लेकिन खामनेई का प्रशासन पूरी तरह से शांत और मुस्तैद है। स्विट्जरलैंड में जारी परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका का दोहरा चेहरा भी बेनकाब हुआ, जहां एक तरफ बातचीत का ढोंग हो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका 150 से ज्यादा सैन्य कार्गो विमान, हथियार और गोला बारूद की सप्लाई में जुटा नजर आ रहा है। इजराइल के पूर्व खुफिया प्रमुख ओमर यादलीन की चेतावनी कि उनके नागरिकों को देश छोड़ने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल के भीतर खामनेई की लंबी दूरी की मिसाइलों का कितना खौफ है। ट्रंप की तथाकथित रेड लाइंस को दरकिनार करते हुए ईरान ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध का मैदान चुन लिया है। यह संघर्ष अब केवल 2 देशों की जंग नहीं है, बल्कि ये पश्चिम के साम्राज्यवाद के अहंकार और पूर्व के आत्मसम्मान के बीच का महामुकाबला बन गया। अगर ट्रंप इस वीकेंड पर हमला करते हैं, हमले की हिमाकत करते हैं, तो उन्हें ये याद रखना होगा कि खामनेई के नेतृत्व में ईरान इस बार ऐसा पलटवार करेगा कि इतिहास में अमेरिकी वर्चस्व की राख के सिवा कुछ बचेगा नहीं। आने वाले कुछ घंटे ये तय कर देंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या ट्रंप का विनाशकारी फैसला एक नए और भयंकर वैश्विक संघर्ष की शुरुआत करेगा। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज में अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया और अब केवल ट्रंप के पहले कदम का इंतजार है, जिसका जवाब खामनेई की सेना अपनी पूरी ताकत से देने को तैयार नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मिलीजुली प्रतिक्रिया आई, लेकिन काफी हद तक ये प्रतिक्रियाएं आलोचनात्मक थी, यानी कि किरकिरी वाली थी। भारत की फजीहत करने की कोशिश भी की गई। जहां एक और विदेशी मीडिया ने भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को सराहा, वहीं दूसरी ओर आयोजन के दौरान हुई भारी अव्यवस्था और बुनियादी ढांचागत कमियों पर तीखे सवाल भी उठाए गए।
अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने इस आयोजन को भारत के एक बड़े झटके के तौर पर देखा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जिस शिखर सम्मेलन का मकसद दुनिया को भारत की एआई प्रगति दिखाना था, वो शुरुआती दिनों में अव्यवस्था की भीड़ चढ़ गया। रिपोर्ट में खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान लगाई गई सुरक्षा पाबंदियों का जिक्र किया गया, जिसके कारण सैकड़ों प्रतिनिधि घंटों तक भोजन और पानी के बिना परिसर के अंदर या फिर बाहर फंसे नजर आए। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि कीनिया जैसे देशों से आए प्रतिनिधियों के लिए आयोजन का पैमाना तो बड़ा था, लेकिन सुरक्षा दल द्वारा पूरे परिसर को सील कर दिए जाने से बनी अफरा तफरी ने इसके प्रभाव को कम कर दिया। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने समिट की आलोचना करते हुए लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में हुई बदइंतजामी केवल छवि का सवाल नहीं, बल्कि इसने भारत की तकनीकी क्षमता के संदेश को भी नुकसान पहुंचाया। रॉयटर्स ने प्रतिभागियों के हवाले से बताया कि सुरक्षा जांच के नाम पर प्रदर्शनी हॉल खाली कराए जाने और सामान गुम होने की घटनाओं ने प्रतिभागियों में रोष पैदा कर दिया था। स्टार्टअप संस्थापकों की शिकायतों को जगह देते हुए एजेंसी ने बताया कि कैसे कई उद्यमी अपनी ही बूथ तक पहुंच ही नहीं पाए। वहीं ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत की एआई रणनीति के गहरे पहलुओं पर सवाल उठाए। एफटी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि केवल बड़े आयोजनों से एआई की रेस नहीं जीती जाती। अखबार ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि रिसर्च और विकास पर भारत का खर्च जीडीपी के 0.7% से भी कम है, जो कि चाइना, अमेरिका के मुकाबले बेहद कम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का अधिकांश बजट रक्षा अनुसंधान में चला जाता है, जिससे नागरिक तकनीकी नवाचार के लिए बहुत कम संसाधन बचते हैं। एफटी ने इसे एक विरोधाभास बताया कि भारत वैश्विक नेताओं को तो एक मंच पर ला सकता है, लेकिन एआई मॉडल और सेमीकंडक्टर क्षमता में वो अभी काफी पीछे है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एआई के क्षेत्र में वैश्विक प्रभुत्व और भारत की स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वैश्विक एआई सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टरों में अमेरिका और चीन का वर्चस्व है, जबकि भारत का निवेश और वेंचर कैपिटल उसकी हिस्सेदारी अभी बहुत छोटी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार भारत जैसे देशों के लिए अमेरिका या चीन पर निर्भरता कम करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एआई चिप्स अब भू राजनीति का साधन बन चुके हैं। दूसरी तरफ चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के डाटा सिटी प्लान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्रिय भागीदारी के प्रयासों को स्वीकार किया। हालांकि चीनी विशेषज्ञों के हवालों से ये भी कहा गया कि बुनियादी शोध और कंप्यूटरिंग संसाधनों की कमी के कारण भारत को अपनी पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना होगा। कुल मिलाकर विदेशी मीडिया का मानना है कि भारत कूटनीति रूप से एक बड़ा मंच तो सजा सकता है, लेकिन तकनीकी महाशक्ति बनने के लिए उसे जमीनी स्तर पर निवेश, बेहतर प्रबंधन, घरेलू स्किलिंग पर कहीं ज्यादा काम करने की अब भी जरूरत है। और अब नजर डालते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसके सूत्रधार बने तारिक रहमान। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने जो तेवर दिखाए, उसने देश के भीतर और बाहर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। टीवी पर अपने पहले ही संबोधन में रहमान ने एक ऐसी लकीर खींच दी जो कि कट्टरपंथियों के लिए एक कड़ा सबक होगा और डरे हुए अल्पसंख्यकों के लिए एक मजबूत ढाल की तरह नजर आ रही है। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब देश भीड़ के उन्माद या फिर मजहबी कट्टरता से नहीं, बल्कि कानून के शासन से चलेगा। 60 साल के रहमान का ये अंदाज बताता है कि वो बांग्लादेश को अराजकता से निकालकर एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं। पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश में जिस तरह के हालात थे, वहां हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों समुदाय के मन में एक गहरा डर था। अगस्त 2024 के बाद हुई हिंसा की घटनाओं, जिसमें मंदिरों में तोड़फोड़, हिंसक हमले हुए हिंदुओं पर, वो कोई नहीं भूला और पूरी दुनिया को इन हमलों ने झकझोरा था। इस हिंसा ने परेशान किया था। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच तारिक रहमान का ये कहना कि चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो या फिर ईसाई, ये देश सबका है, एक बहुत बड़ा भरोसा जगाता है कि अब उनके प्रधानमंत्री देश के सामान्य हालात के रूप में काम करना शुरू कर चुके हैं। देश को अस्त व्यस्त स्थिति से निकालकर अब आम लोगों के लिए बेहतर बनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कट्टरपंथी सोच रखने वाली ताकतों को सीधा और सख्त संदेश दिया कि उनकी सरकार किसी भी तरह के भेदभाव या हिंसा को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका ये कहना कि पहाड़ पर रहने वाला हो या फिर मैदान में, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, ये तो साबित
करता है कि वो खुद को हर धर्म और वर्ग के रखवाले के रूप में स्थापित करने वाले हैं या फिर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। रहमान ने कड़वी हकीकत और आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया। जब मानवाधिकार संगठन 2025 में हुए सैकड़ों सांप्रदायिक हमलों और मासूमों की मौतों की बात हो रही थी, तब प्रधानमंत्री का ये संकल्प कि राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि कानून का राज ही अंतिम निर्णय होगा, एक नई उम्मीद देता है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार में किसी की राजनीतिक पहचान नहीं बल्कि उसकी नागरिकता ज्यादा मायने रखेगी, यानी कि नागरिकता का महत्व ज्यादा होगा। वो किस धर्म से है उसका कोई अर्थ नहीं रहता। उनकी ये बात उन दंगाइयों के लिए खुली चुनौती है, चेतावनी है, जो भीड़ का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते आए हैं। रहमान ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से कहा कि चाहे किसी ने उनकी पार्टी बीएनपी को वोट दिया हो या फिर ना दिया हो, सरकार की नजर में सबका हक बराबर है, ये देश सबका है। सुरक्षा के साथ साथ रहमान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो कि आत्मनिर्भर हो और जहां युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वैज्ञानिक और बौद्धिक माहौल मिले। रमजान के पवित्र महीने में आम जनता को राहत देने के लिए उन्होंने बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र होने के नाते रहमान के पास विरासत की वो शक्ति है और ये शक्ति अब वो प्रधानमंत्री के रूप में कितनी इस्तेमाल करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब वो अपने काम से एक ऐसी छवि जरूर बना रहे हैं जो कि नफरत की आग को बुझाकर सबको साथ लेकर चलने वाली एक अच्छी नीति नजर आ रही है। उनका ये रुख बांग्लादेश को एक आधुनिक और मानवीय लोकतंत्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। देखना यहाँ दिलचस्प ये है कि अपने इस काम में कितना सफल होंगे प्रधानमंत्री तारिक रहमान, जिसको मिली है बांग्लादेश की सत्ता। मामले पर हमारी नजर रहेगी और ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें जिनका जानना हमारे लिए, आपके लिए और देश के लिए था जरूरी। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.